आदिकाल 700 से 1550 ईस्वी तक। गियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानी है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1343 ईस्वी तक मानी है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक 13वीं शती है। अपभ्रंश हिंदी नहीं, इस मत को मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का पक्ष लुप्त है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। शुक्ल के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में पहले पहल अपभ्रंश का नाम मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया है। प्रारंभिक हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है तथा राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा हिंदी, प्राकृतिक रूढ़ियों में बद्ध हिंदी कहा तथा 933 ईस्वी से हिंदी का आरंभ माना है। संवत 1050 प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी के आरंभिक रूप को भोला शंकर व्यास ने अवहट्ट नाम दिया। राहुल संकेत्यायन केदारनाथ पांडे ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया तथा अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्रदान की। हिंदी का प्रथम कवि 7वीं शताब्दी के कवि शरापा को राहुल संकेत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। शरापा 84 सिद्धों में से एक हैं। डॉक्टर गणपत चित्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में 1965 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। यह इन दोनों कवियों की रचना एक नमूना यहाँ पर इन दोनों कवियों की रचना का एक नमूना प्रस्तुत है, जो सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि शरापात की भाषा हिंदी के अधिक निकट है, किंतु शालिभद्र की भाषा हिंदी जैसी नहीं लगती है। पहला है, जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, ताहि वट चित्त विषाम करु, शहर से शरहे कहीं उवेश। शरापात ने 7वीं शताब्दी समय है। दूसरा है, उपनु ए केवल नाड़ तऊ, विरहै सिरहे शिव ए, आतिक ए भरम नरिंद सिंह अवधपुरी। मुनि शालिभद्र सूर्य द्वारा लिखित है। स्पष्ट ही शरापात की रचना में आए शब्द मन, पवन, रवि, शशि, चित्त हिंदी के शब्द हैं। शरापात 7वीं शताब्दी। अब हिंदी के प्रथम कवि पुणे या पुष्प 7वीं शताब्दी। शिव सिंगर गियर्सन मिश्रबंधु। प्रथम कवि पुष्पदंत को का समय 7वीं शताब्दी मानते हैं और इनके मानने वाले कवि हैं शिव सिंगर और गियर्सन एवं मिश्रबंधु। शरापा को 8वीं शताब्दी का समय मानते हुए राहुल संकेत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। शंभू को 8वीं शताब्दी मानते हुए राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि शालिभद्र सूर्य का समय 1184 ईस्वी मानते हुए इनको हिंदी का प्रथम कवि गणपत चंद्रगुप्त को माना है। अब्दुल रहमान का समय 13वीं शताब्दी मानते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। कवि भुआल 10वीं शताब्दी में ऐसे हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य शरापा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी की प्रथम रचना
शरापात हिंदी के पहले कवि अवश्य हैं, किंतु उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है। पंडित राहुल शंकरत्यान ने हिंदी काव्यधारा में शरापात की कुल 6 मुक्तक रचनाओं को स्थान दिया है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो तो वह जैन आचार्य देवसेन कृत शांकाचार को ही माना जा सकता है। इस ग्रंथ में 250 दोहे में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में की गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को प्रकृत तथा दोहे को अपभ्रंश का प्रमुख छंद माना है। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अंतर्दृष्टि लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आदिकालीन रासो ग्रंथ एवं चारण साहित्य। आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर रचे गए काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आदिकाल में ही जैन कवियों द्वारा राष्ट्र काव्य का सृजन भी हुआ, किंतु इस गीत नृत्य परक रासो काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म अथवा उसके अनुकूल आचार्य विचार करना था। रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंधों में विद्वानों में मतभेद हैं। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विचार किया और उसे राजसूय शब्द से व्युत्पन्न माना है, किंतु उनका यह मत है कि वीरगाथा काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख है, अतः रासो शब्द राजसूय से निःसृष्ट हुआ है। अब तर्क संगत नहीं माना जाता, क्योंकि सभी चारण काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता है। साथ ही ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जो रासो नाम से अभिहित तो की गई, पर उनकी विजय वस्तु वीर परक न होकर प्रेम परक है। कुछ अन्य विद्वानों ने रासो शब्द को राजस्थानी शब्द के रास शब्द से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा युद्ध, परंतु यह मत भी कल्पना पर आश्रित है, क्योंकि कई रासो ग्रंथों में युद्धों का नितांत अभाव है। डॉक्टर नारोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है कथाकाल। इसके अनुसार रसिक से रासो का विकास निम्न क्रम में हुआ है। रसिक रौस रासो। यद्यप चारण काव्यों के संदर्भ में यह तक उचित जान पड़ता है, किंतु अपभ्रंश भाषा में ऐसे अनेक काव्य ग्रंथ पहले ही उपलब्ध हैं जिनका नाम रासक या रास ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन या रसायन से जोड़ दिया है। उन्होंने विशाल देव रासो की एक पंक्ति अपने मत के समर्थन में उद्धृत की है, जिसमें रसायन शब्द का उल्लेख हुआ है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवार नाल रसायन आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। यह विशाल देव रासो की रचना है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक समाचीनी है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसे व्युत्पन्न माना है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और एक काव्य भेद भी। आदिकाल में रचित वीरगाथाओं के चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है, जिसे रास या रासा कहते थे। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता है जिसमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे जिसमें किसी भी गेय शब्द का प्रयोग किया गया हो। प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त किए गए, परंतु कालांतर में वीर रस युक्त रचनाएं भी इसी छंद में लिखी जाने लगी। रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति निम्न क्रम में हुई है। रासक राउस रासा रासक रासा रासा रासो। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आचार्य द्विवेदी के मत का समर्थन किया है। अतः अब यही मत प्रायः मान्य है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंधित विभिन्न मत हैं। गार्सा दत्तासी राजसूय शब्द से, नारोत्तम स्वामी रसिक शब्द से, रासक शब्द से, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन या रासो शब्द रास या रासो से माना है। कवि रामचंद्र श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल रास शब्द से माना है।
हर्ष शास्त्री ने राजयश शब्द से, जबकि नंदन दुलारे वाजपेयी ने राष्ट्र शब्द से राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपरूपक माना है राशक को, और एक छंद एक काव्य भेद भी माना है जो कि सर्वमान्य है। गणपत चंद्रगुप्त राशक, रास, राशा, रासु, राशो। माता प्रसाद गुप्त ने दशरथ शर्मा राशक से, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउश या रास से माना है। राशो काव्य परंपरा। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी राशो काव्य परंपरा को दो वर्गों में विभाजित किया है: धार्मिक राशो काव्य परंपरा, ऐतिहासिक राशो काव्य परंपरा। धार्मिक राशो काव्य परंपरा। धार्मिक राशो काव्य परंपरा के अंतर्गत उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं और जिनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने मुनि शालभद्र द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली राशो को हिंदी का प्रथम राशो काव्य निर्धारित किया है। इसी परंपरा के कुछ अन्य ग्रंथ एवं उनके रचयिताओं का विवरण निम्न है। जैन रास परंपरा। भारतेश्वर बाहुबली रास 12वीं और 13वीं शती, शालिभद्र सूरी। बुद्धिरास मुनि शालिभद्र। चंदनबाला रास कवि अशोक। स्थूलभद्र रास जिन धर्म सूरी। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। नेमनाथ रास सुमित गढ़ी। कच्छुल रास प्राज्ञा तिलक। जिन पद्म सूरी शार मूर्ति। पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी। गौतम स्वामी रास उदयवंत। गय सुकुमाल रास देल्हड़। जय तिहुअण अभय देव सूरी। पुराण सार चंद्र मुनि। करकंड चरिव कनकामर मुनि। सुदर्शन चरिव कविणादि। संघ पट्टक जिन वल्लभ सूरी। योग सार योग चंद मुनि और प्रसिद्ध दोहाकार। चंचारी काल स्वरूप कुलक NS रसायन उपदेश रसायन जिन दत्त सूरी। ललित विस्तार धर्माख्यान जसहर चरिव हरिभद्र सूरी। संबोधन प्रकरण णेमि माह चरिव हरिभद्र सूरी। कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी। स्थूल भद्र फागु जिन पद्म सूरी। जम्बू स्वामी रास धर्म सूरी। संघ शमरा रासा अम्बदेव सूरी। नेमनाथ फाग है राजशेखर सूरी। इन सभी कृतियों में कृतकारों का उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। इनके कथानक का स्रोत जैन पुराण है तथा उसमें प्रबंध शैली का निर्वाह सफलता पूर्वक किया गया है। छंदों की विविधता इन रास काव्यों की प्रमुख विशेषता रही है। इन सभी पुस्तकों के अतिरिक्त इस रास की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, विद्यापति पदावली, विद्यापति खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो, ढोला मरूरा दूहा, कुशल लाभ और कल्लोल कवि। जयचंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी समय है। जयचंद्र प्रकाश का समय 1224 है, यह प्रबंध काव्य है। जबकि जय मयंक जस चंद्रिका जो है 1243 प्रबंध काव्य है, यह मधुकर द्वारा लिखित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मरूरा दूहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत वे ग्रंथ हैं जिन्होंने वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा के में स्थान दिया जा सकता है। चारण कवियों द्वारा रचित वीर गाथा काव्य इसी काव्य के अंतर्गत आता है। हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले इन ग्रंथों की सूची निम्नवत है। विशल देवरासो वीर गीत है, 1212 ईस्वी इसका समय है। इसके रचयिता नरपत नाल्ल हैं। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है और चंद्रवरदाई इसके रचयिता हैं। परमाल रासो वीर गीत है, 1236 इसका समय है। जगनिक इसके लेखक हैं। खुमान या खुमान रासो प्रबंध काव्य है, 1729 ईस्वी इसका समय है तथा दलपत विजय इसके रचयिता हैं। विजयपाल रासो वीर गीत है, 16वीं शती इसका समय है। नल सिंह ने इसके रचयिता हैं। हमीर रासो 1357 ईस्वी और सारंगधर हैं। बुद्धि रासो जल्लड़ है। बुद्धि रासो
जल्लड़ ने लिखा है। रणमल छंद वीर गीत 1454 ईस्वी श्रीधर। जय मयंक जस चंद्र का प्रबंध काव्य है जो 1243 ईस्वी में मधुकर कवि ने लिखा है। ऐतिहासिक रासों का परंपरा के कवि प्रायः राजाश्रित थे, जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता के शौर्य ऐश्वर्य की अतिशयोक्तपूर्ण प्रशंसा करना था। यद्यपि इन ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव एवं कल्पना की प्रचुरता है। इन रचनाओं में पात्रों का जो चरित्रांकन किया गया है उसमें हमें सामंती जीवन की पूरी झलक मिलती है। वीर एवं श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति इन ग्रंथों में प्रधान रूप से हुई है। कला पक्ष की दृष्टि से इस परंपरा के कवियों में अलंकार, मोह एवं विविध छंदों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। पुरानी राजस्थानी एवं अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा अर्थात पिंगल का प्रयोग भी रासों का परंपरा में हुआ है। वीर रस की सहज अभिव्यक्ति एवं माध्यमिक सामंतवादी जीवन के यथार्थ चित्रण की दृष्टि से रासों का परंपरा के ग्रंथ महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराज बांकीदास को सुकवि बतीसी 1881 ईस्वी समय में हुआ था। आदिकालीन भाषा डिंगल भाषा अपभ्रंश तथा राजस्थानी का योग तथा पिंगल भाषा अपभ्रंश तथा ब्राज भाषा का योग है। यहाँ पर इस काल का परंपरा के प्रमुख ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। नरपत नालकृत विशाल देव रासो। इस ग्रंथ के चरित्र नायक विग्रह राज चतुर्थ एवं एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। विशाल देव रासो मुक्तक गीत काव्य है, किंतु अन्य रासो काव्यों की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि इस ग्रंथ में तथ्य कम और कल्पना अधिक है। विशाल देव रासो की रचना यद्यपि आदिकाल में हुई है, तथापि अन्य रासो काव्यों की भांति यह वीर गाथात्मक कृति न होकर एक विरह काव्य है, जिसका मूल रूप वस्तुतः गेय काव्य का था। गेय काव्य होने के कारण ही इसका फलस्वरूप परिवर्तन होता रहा। विशाल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ विशाल देव रासो का परमावंशी राजा भोज की कन्या राजमती के विवाह दिखाया गया है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रुष्ट राजा के उड़ीसा में चलने की प्रशंसा की कथा है। चले जाने की कथा है। 12 वर्ष तक विशाल देव रासो उड़ीसा में रहता है और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का यह विरह वृत्तांत तृतीय खंड में वर्णित है। विशाल देव रासो में 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है, जिसमें संदेश रासक की भांति विरह की प्रधानता है। विरह के स्वाभाविक चित्रण के साथ साथ संयोग के मर्म स्पर्शी चित्र भी इसमें अंकित किए गए हैं। कवि ने प्रकृति के स्मरणीय चित्र अंकित करके इस काव्यकृत के महत्व को द्विगुणित कर दिया है। शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने विशाल देव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है। आचार्य शुक्ल ने विशाल देव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। विशाल देव रासो में शांकभरी नरेश विशाल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानता श्रृंगारिक काव्य है, यह वीर गाथात्मक नहीं है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम विशाल देव रासो में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशाल देव रासो को स्वीकार किया है। प्राकृतिक पैगलम में बब्बर, विद्याधर, जज्जल, हरब्रहान कवियों की रचनाएं मिलती हैं। हिंदी साहित्य के आदि महाकवि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो के चौथा संस्करण, जिसमें 1300 छंद हैं, को मूल रासो माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई है। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा ग्रंथ का महत्व निरूपण है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और उसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा
संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित संस्करण है, जिसमें 16,306 छंद हैं तथा 69 समय है। डॉक्टर वुलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो इन्होंने इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की थी। पृथ्वीराज रासो शुक की संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रमाणित रचना स्वीकार करता है। इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर वुलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओशा। दूसरे वर्गों में वे विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानते हैं। एक वर्ग के विद्वानों में प्रमुख हैं श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्रबंधु, कर्नल टाड के नाम लिए जाते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हुए उनके कुछ अंश को ही प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी एवं मुन जिन विजय इसी वर्ग के विद्वान हैं। चौथा मत नारोत्तम स्वामी का है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य माना है। पृथ्वीराज रासो को कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिसमें इस ग्रंथ को प्राचीनता प्रमाणित होती है कि प्रमाणिकता प्रमाणित होती है। शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पृथ्वीराज रासो का परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित्र काव्य और कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। यह प्रबंध काव्य महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न विद्वानों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इनका अंगी रस वीर ही माना जाता है। चंद्रवरदाई के इस ग्रंथ में नायिका का नक्षिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध और खड़ऋतुओं आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया गया है। आदिकाल में कई मंगल चरण लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड भी मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है, तथा पद्मावती समय एवं कैसमास वध पृथ्वीराज रासो के अन्य उल्लेखनीय समय खंड हैं। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 मात्रा के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार चंद्रवरदाई का अपना प्रिय छंद छप्पय है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा माना है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ हैं। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न हैं: कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोंटा, गाहा आया है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमाश वध है। कैमाश मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था। पृथ्वी चंद्र कित मातृका प्रथम अक्षरा दोहरा अब तक का उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। विश्वबंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक तासदी है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के युद्धों का वर्णन कनयुज समय में मिलता है। प्रमुख पंक्तियां: मानव कला ससबान कला 1600 बन्नी अविगस कमल स्त्रिग भ्रमर वेणु खज्जन मृग लुट्टी। पृथ्वीराज रासो क्या है पंक्तियां हैं। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज चंद्रवरदाई। राजनीतिक पाइयो ज्ञान पाइयो सुजानी उकत जुगत पाइये अर्थ घट बढ़ी उन्मानीय पृथ्वीराज रासो। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च
कुराणम कथितम माया। पृथ्वीराज रासो। कुटिल केश सुदेश पोह परिचित पिक सद कमल गंध वय संध हंस गति चलत मंद मंद। पृथ्वीराज रासो। रघुनाथ चरित हनुमत कृत भूप भोज उद्धरी जिम। पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्र कृत नंद नंदन उद्धरीय तिम। पृथ्वीराज रासो। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। चंद्रवरदायी। समग्र महाकाव्य के भीतर के पृथ्वीराज की तस्दी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक तस्दी भी उभरती है जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्रभाषा की है। बच्चन सिंह। आदिकालीन काव्यों में कथा करने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और विघातों का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। कवि जगनिक कृत परमार रासो। परमार रासो का रचयिता कवि जगनिक था जिसे चंदेल वंशी। परमार रासो का रचयिता कवि जगनिक था जिसे चंदेल वंशी राजा परमारदेव का दरबारी कवि माना जाता है। आल्हा और उदल नामक दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन परमार रासो के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा या आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। आल्हाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह अपनी गेयता के कारण अब तक लोक गान के रूप में समादृत है। आचार्य शुक्ल का मत है कि जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत आदि भाषी पंतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक ही स्वीकार करते हुए अपना मत निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। जगनिक के मूल काव्य का क्या समूह था? वीरत्व पूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसीलिए चंद्रवरदायी के पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ की भी अर्धप्रमाणिक कह सकते हैं। परमार रासो का रचना काल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना गया है। विशल वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह अन्यतम विशेषता है। आज भी वर्षा काल में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आल्हा के स्वर सुनने जा सकते हैं जो श्रोताओं के हृदय में वीर रस का संचार कर देते हैं। आल्हाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन 1865 ईस्वी में कराया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमार रासो का पाठ निर्धारित कर उसे नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित कराया। यद्यपि यह कृति सर्वथा प्रमाणिक नहीं है, तथा अपनी गेयता वीर रस की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण आदिकाल की एक उल्लेखनीय कृति मानी जाती है। वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग माया सब काहू को पारो सदा यारो सदा न जीवे कोय। सदा तरैया न बन फूले यारो सदा न सावन हो, स्वर्ग मरैया सब काहू को यारो सदा न जीवन कोय। आल्हाखंड से लिखा गया है। दलपत विजय की कुमार रासो। दलपत विजय नामक कवि कुमार रासो का रचयिता है। इस ग्रंथ का रचयिता इस ग्रंथ का चरित्र नायक मेवाड़ का राजा कुमार द्वितीय है। अन्य रासो काव्य ग्रंथों की भांति इसका रचना काल भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, तो राजस्थान के वृत्त संग्रहों डॉक्टर मोतीलाल मेरेरिया ने इसे 17वीं शती की रचना बताया है। आचार्य शुक्ल का मत है अधिक समाचीनी प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें आदिकालीन हिंदी का स्वरूप सुरक्षित है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत नायिका भेद एवं खड़ ऋतुवर्णन का समावेश भी किया गया है। यद्यपि वीर रस
ही ग्रंथ का प्रथम रस है। ये तथापि श्रृंगार के मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्र भी इनमें उपलब्ध होते हैं। अनेक ऐतिहासिक